नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका स्वागत करता हूं। पिछले अंक में हमने मिस्र की कला को देखा था, आज हम यूनान की कला को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनान की कला की। देखिए, यूनान की कला अगर कुछ समझने से पहले यूनान के इतिहास को समझना भी ज़रूरी है। यूनानी जो जो पश्चिमी सभ्यता है, वहाँ पर दो केंद्र रहे हैं। पहला है यूनान और दूसरा है बाइबिल। यूनानी लोग एशिया के आयोनिया नामक प्रदेश से ग्रीस पहुँचे थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यूनान के लोग एशिया से कहाँ से आए थे, तो आयोनिया नामक प्रदेश से ये ग्रीस पहुँचे थे। उन्होंने यहाँ ग्रीक सभ्यता का विकास किया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूनान की कला के बारे में 19वीं सदी से ही पता चला, क्योंकि प्राचीन युग के समाप्त होते ही पुरानी कलाकृतियां नष्ट कर दी गई, कांस्य प्रतिमाएं गला दी गई, चित्र नष्ट कर दिए गए और संगमरमर की मूर्तियों को फूंक कर चूना बना दिया गया। देखिए, यहाँ पर जो यूनान की जो कला है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको लिखित में नहीं मिलता है। जो भी वहाँ पर जो मिला है कलाकृतियाँ, वो खंडहर के रूप में है या वे टूटी हुई जो प्रस्तर की मूर्तियाँ हैं, संगमरमर की मूर्तियाँ हैं, उन्हीं से हमें यूनान की कला के बारे में पता चला है। और ये हुआ इसलिए था क्योंकि जब यूनान में आधुनिकीकरण हो रहा था, तो वहाँ की जितनी भी पुरानी इमारतें थी, पुरानी कलाकृतियाँ थी, उनको नष्ट कर दिया गया था। जो संगमरमर की मूर्तियाँ थी, उनको फूंक करके चूना बना दिया गया, और जो वहाँ पर ब्रॉन्ज स्कल्पचर थे, यानी कि कांस्य प्रतिमाएं थी, उनको भी गला करके इस्तेमाल किया गया था। तो इसलिए वहाँ पर जितनी भी कलाकृतियाँ थी, वे अब जो है अपने सही रूप में नहीं मिलती हैं। 19वीं सदी में यूनान के उत्खनन से ही प्राचीन भवनों व मूर्तियों के उदाहरण प्रकाश में आए, और जो हम आज यूनान की कला के बारे में अध्ययन करते हैं, जिन मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, वे उत्खनन से प्राप्त हुई मूर्तियाँ, यानी कि वो ज़मीन के नीचे दबी हुई मूर्तियाँ थी। जितनी मूर्तियाँ बाहर थी, वो जब यूनान का आधुनिकीकरण हो रहा था, मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, उस समय उनको तोड़ दिया गया था। लेकिन जो आज हम संग्रहालयों में मूर्तियों को देखते हैं, वे उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। यूनान की कला का चित्र तो एक भी नहीं मिला है, सिर्फ रोम के पोम्पई शहर में कुछ भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। यानी कि जब यूनान की जो चित्रकला थी, उसका हमें एक भी चित्र नहीं मिला है। सिर्फ रोम में एक जगह है पोम्पई, वहाँ पर कुछ भित्ति चित्र ही प्राप्त हुए हैं। तो एक किस्म से कह सकते हैं कि चित्रकला के क्षेत्र में यूनान में क्या चित्रकलाएं बनती थी, उसके कोई भी सुरक्षित प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। यूनान में 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेलों का आरंभ हुआ। ठीक है, तो ये ओलंपिक खेलों का जब आरंभ हुआ, उसके बाद से यूनान की कला के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति भी देखने को मिली है, और वहाँ पर जितनी मूर्तियाँ मिली हैं, वे सब जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको देख करके बनाई गई थी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ओलंपिक खेलों से जुड़ा हुआ है, तो ये भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आरंभिक यूनान कला देवालयों और पात्रों के अलंकरण तक रही, यानी कि जो जब यूनान की कला का आरंभ हुआ, तो उस समय देवालयों, यानी कि जो मंदिर बनाए गए थे, हालांकि जो वहाँ पे मंदिर बनाए गए हैं, वे जो हमारे यहाँ भारतीय मंदिर होते हैं उसकी तरह तो नहीं दिखते हैं, लेकिन वहाँ पर इनको मंदिरों का दर्जा प्रदान किया गया था। और जो वहाँ पर पात्र, यानी कि जो भी बर्तन मिले हैं, वे अलंकरण रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यूनान की जो कला रही, वो भवन निर्माण और जो पॉटरी थी, उससे ही रिलेट करती हुई थी। समाज में कला व कलाकार का बड़ा सम्मान होता था, यानी कि यूनान के जो इतिहास है, उसमें कला और कलाकार का बड़ा सम्मान था। कला व्यवसाय का भी रूप ले चुकी थी यूनान के समय में। तो आपने देखा होगा कि कई सारे भवन अभी भी हमें खंडर के रूप में यूनान में दिखते हैं, और आज भी जब भी हम कोई भवन निर्माण करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उससे हम अपने भवन में भी उस चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूनान की जो वास्तुकला है, काफ़ी अट्रैक्टिव रही है। तो अगर आप अभी आगे जब वीडियो में चलेंगे, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर जो भवन बनाए गए थे बड़े बड़े, वो आज भी हम उन चीज़ों को कॉपी करके अपने यहाँ पर प्रयोग करते हैं।
कलाकार को उनके गुरु द्वारा लंबे समय तक कला की शिक्षा दी जाती थी। चतुर्थ शती ईसा पूर्व से नवीन विषयों का अंकन शुरू होने लगा था। व्यक्ति चित्रण इसका प्रमाण है। व्यक्ति चित्रण के साथ साथ सामाजिक विषयों को भी कला में स्थान मिलने लगा था। यूनान के जो हेलेनिस्टिक सम्राट थे, इस प्रकार की कृतियों को संग्रहित करने लगे और अनुकृतियां बनवाने लगे। यानी कि यूनान में अलग अलग समय में अलग अलग वंश के जो सम्राट हुए, उन्होंने अलग अलग प्रकार की कलाओं को वहाँ पर विकसित किया था। तो जो हेलेनिस्टिक सम्राट थे, उन्होंने जो वहाँ पे कलाकृतियाँ थी उनको संग्रहित भी किया और उनकी अनुकृतियाँ भी बनवाई थी। यूनान में भित्ति चित्रण का प्रभाव मिस्र से आया था। यूनान में सिकियोनियन स्कूल के साथ एक नई प्रणाली भी विकसित हुई, जिसमें पहले रंग को मोम में मिलाकर दीवार पर लगाते थे, वो फिर गर्मी पहुंचाकर उसे पक्का कर देते थे। यूनानी कला विभिन्न युगों में किस प्रकार विकसित हुई है, इसको समझने के लिए यूनानी कला के इतिहास में जो है वहाँ पर युगों में उनको बांटा गया है। जैसे कि हर इतिहास को समझने के लिए उसके टाइम पीरियड को बांटा जाता है, तो यहाँ पर भी जो यूनान के कला को समझने के लिए विभिन्न युगों में इसको बांटा गया है। देखिए, पहले है आरंभिक युग, ये 1500 ईसा पूर्व से 480 ईसा पूर्व तक रहा। प्रारंभिक शास्त्रीय कला, ये 480 ईसा पूर्व से 450 ईसा पूर्व तक ये काल चलता है। शास्त्रीय कला का उत्कर्ष, ये 450 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक रहा। हेलेनिस्टिक कला युग, ये 323 ईसा पूर्व से 31 ईसा पूर्व तक रहा। और इट्स्कन कला, ये 8वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा पूर्व तक रहा। रोमन कला बाद में आती है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से ईसाई कला के आरंभ होने तक रहती है। तो ये मुख्य यहाँ पर कालखंड में इसको विभाजित किया गया है। अब हम इन कालखंड में किस प्रकार से वहाँ पर चित्रकला, मूर्तिकला का विकास हुआ, उनमें क्या क्या परिवर्तन आए अलग अलग युग के आरंभ में, उनको देखें। तो सबसे पहले देखते हैं आरंभिक युग, जिसका कालखंड 1500 ईसा पूर्व से 480 ईसा पूर्व तक रहा। आरंभिक युग को यूनान की कला में काफ़ी महत्व दिया जाता है। इसमें वृत्त, चौपड़, गौमूत्रिका, वक्र रेखाओं, कुंडली, चक्र, स्वास्तिक आदि का अंकन हुआ। इसी कारण इसे आद्य ज्यामितीय शैली भी कहा जाता है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि यूनान के किस कालखंड को आद्य ज्यामितीय शैली भी कहा गया है, तो आप आरंभिक युग वाले विकल्प पर चले जाइएगा। इसी कारण इस युग को कला में अनुपात, स्पष्टता, समता युक्त मानवाकृतियाँ निर्मित होती हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यामितीय शैली का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ। तो इस काल में जो भी कला बनाई गई, चाहे चित्रकला या मूर्तिकला, उसमें अनुपात, समता, स्पष्टता युक्त मानवाकृतियों का निर्माण हुआ है। इसी समय छोटे आकार की कांस्य मूर्तियाँ भी बननी आरंभ हुई। तो यहाँ पे आरंभिक युग में जब कांस्य मूर्तियाँ बननी शुरू हुई, तो वो पहले छोटी आकृतियों में थी, मिनिएचर फॉर्म में थी। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व एथेंस में ज्यामितीय शैली परिपक्व हो चुकी थी। इसी समय विशालकाय भवनों और मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हुआ। अब यहाँ पर देखिए, बोस्टन संग्रहालय में रखी अपोलो की कांस्य मूर्ति 700 ईसा पूर्व बनी थी। तो ये काफ़ी जो है एक जीता जागता उदाहरण है। आरंभिक युग की जो कांस्य मूर्तियाँ बनी थी, ये काफ़ी मिनिएचर फॉर्म में बनाई गई है, और ये जो अपोलो हैं वहाँ के देवता, उनकी ये मूर्ति है, और ये वर्तमान में बोस्टन संग्रहालय में रखी गई है। इसी काल में यूनान में संगमरमर की प्रतिमाओं का निर्माण भी आरंभ हुआ। देखिए, यहाँ पर पहले कांस्य मूर्तियाँ बनी और बाद में फिर मार्बल की जो मूर्तियाँ थी, संगमरमर की मूर्तियाँ थी, उनका भी निर्माण आरंभ हो गया। 480 ईसा पूर्व में गजरक्सेस का आक्रमण हुआ। पारसी आक्रांताओं ने ये सभी मूर्तियां खंडित करके भवनों की नींव में इनका प्रयोग किया। देखिए, जिस तरीके से भारत में जब आक्रांता आए, तो उन्होंने यहाँ के मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ करके उनका किसी दूसरे भवनों में निर्माण में इसका इस्तेमाल किया। ठीक वैसे ही 480 ईसा पूर्व में गजरक्सेस का यूनान में आक्रमण होता है, और ये एक पारसी आक्रमणकारी थे। इन्होंने सभी मूर्तियां खंडित करके भवनों की नींव में इनका प्रयोग करना शुरू किया। 650 ईसा पूर्व में पुनः यूनान में संगमरमर की बड़ी प्रतिमाओं का निर्माण शुरू हो जाता है। यानी कि 480 में जब गजरक्सेस का आक्रमण वहाँ पर होता है, उसके बाद 650 ईसा पूर्व में फिर से यूनान के लोग जो है वहाँ पर संगमरमर की बड़ी प्रतिमाओं का निर्माण शुरू करते हैं।
आरंभिक युग की चित्रकला का कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है यूनान के इतिहास में। तो मध्य छठी सदी का एक चित्रकार यूमारिज था। तो यूमारिज का नाम बहुत जगह आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये वहाँ का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। यूमारिज के बारे में कहा जाता है कि वह पुरुष व महिला के चित्रों में पृथक पृथक रंग का कार्य करता था। तो ये जो वहाँ के इतिहासकार हैं, जो भी वहाँ पे यात्रा वृत्तांत लिखे गए हैं, उनसे जो जानकारी प्राप्त हुई है तो उसमें यूमारिज नाम के एक कलाकार का वर्णन आता है और उसके बारे में कहा जाता है कि वो पुरुष और महिला के चित्रों में अलग अलग रंगों से कार्य करता था। सीमोन नाम के अन्य चित्रकार को यूनान की कला का आविष्कर्ता कहा गया है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है। सीमोन नाम का जो चित्रकार था उसे यूनान की कला का आविष्कर्ता कहा जाता है। आरंभिक युग में पात्रों पर भी चित्रकारी की गई, यानी कि जब शुरुआत हुई यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व से 480 ईसा पूर्व तक, तो जो वहाँ पर बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे, तो वहाँ पर जितने भी ये सेरेमिक बर्तन हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, उन पर जो है चित्रकारी की गई है, ठीक जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता में हमने देखा था। यूनान में काली पृष्ठभूमि पर लाल रंग से चित्रकारी की जाती थी, यानी कि जो उसका बैकग्राउंड होता था वो काले रंग का होता था और उस पर लाल रंग से चित्रकारी की जाती थी। आरंभिक युग यूनान के प्रमुख चित्रकारों में एंडोकिदीज, सियाक्स, यूथिमिदीज, मेकरन, हिरोन, पेंथियस आदि ये प्रमुख नाम है। तो काफ़ी नाम थोड़े से, क्योंकि ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं तो थोड़े से पढ़ने में आपको अटपटे लग सकते हैं, लेकिन इसी तरीके के नाम आपको देखने को मिलेंगे अगर ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं प्रारंभिक शास्त्रीय कला की, जिसका जो अवधि रही है 480 ईसा पूर्व से 450 ईसा पूर्व तक रही है। इस युग के कला के अंश केवल खंडित रूप में प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो प्रारंभिक शास्त्रीय कला का युग था, इसके जो भी कला के अंश हैं वो केवल अब खंडित यानी कि टूटे फूटे रूप में प्राप्त हुए हैं। इस युग में मायरन व पॉलीक्लिटस श्रेष्ठ कांस्य मूर्तिकार थे। यूनानी कला के स्वर्ण युग में दो संप्रदाय पनपे, जिनका केंद्र ओलंपिया और दूसरे का केंद्र एक्रोपोलिस एथेंस में था। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण युग भी है यूनान की कला में, प्रारंभिक शास्त्रीय कला, और इसमें यूनान के कला के स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है। और उसमें दो संप्रदाय, वहाँ पर दो कम्युनिटी का डेवलपमेंट हुआ, जिनका जो पहली कम्युनिटी थी वो ओलंपिया में डेवलप हुई और दूसरी जो थी वो एक्रोपोलिस यानी एथेंस में डेवलप होती है। तो इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। कहा जाता है कि मायरन ने एक कांस्य गाय की प्रतिमा बनाई थी, जिसे देखकर बछड़ा दूध पीने के लिए मुंह मारने लगा और बाद में वो बछड़े की मृत्यु हो जाती है। पंखदार विजयश्री नाइकी का प्रथम चित्र बनाने वाला चित्रकार एरिस्टोफोन इस युग का था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, जो कई बार पूछा भी जाता है कि पंखदार विजयश्री नाइकी का जो चित्र था वो किसने बनाया था। तो एरिस्टोफोन नाम का जो यहाँ पर चित्रकार था प्रारंभिक शास्त्रीय कला के अंतर्गत, उसके द्वारा ये चित्र बनाया गया था। अब बात करते हैं शास्त्रीय कला का उत्कर्ष वाले कालखंड की, जिसे 450 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड माना जाता है। इस युग में एथेंस वासियों ने एक्रोपोलिस का पुनर्निर्माण करवाया। तो आपने देखा कि इससे पहले वहाँ पर जब पारसी आक्रांताओं ने वहाँ की मूर्तियों को, वहाँ के भवनों को तोड़ दिया था, उसके बाद जो शास्त्रीय कला का उत्कर्ष वाला युग आता है तो एथेंस के वासियों ने पुनः एक्रोपोलिस का निर्माण करवाया था। एक्रोपोलिस एक मंदिर था, इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। और इसी के साथ में देवी एथिना का मंदिर पार्थिजन भी इसी काल में निर्मित किया गया। ओलंपिया में ज्यूस का मंदिर का निर्माण भी इसी काल में किया गया। तो ये जो तीन काफ़ी इम्पोर्टेंट मंदिर हैं ये जरूर पूछे जाते हैं, एक्रोपोलिस, पार्थिजन और ज्यूस का मंदिर, ये किस कालखंड में बनाए गए। तो आप शास्त्रीय कला के उत्कर्ष वाले कालखंड यानी कि 450 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व में इनका निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो पहला चित्र है वो एक्रोपोलिस का है, दूसरा पार्थिजन और तीसरा ज्यूस के मंदिर का। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वास्तुकला के नमूने हैं और इन इमारतों से या इन मंदिरों से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पार्थिजन है
उसे 447 से 431 ईसा पूर्व में निर्मित किया गया था। ये एक पवित्र क्षेत्र के रूप में था जहाँ कई धार्मिक निर्माण कार्य किए गए। पार्थिजन का पूरा भवन 228 फीट लंबा, 101 फीट चौड़ा और 65 फीट ऊंचा था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बीच वाला जो चित्र है वो पार्थिजन का है, तो उसी की डिटेल यहाँ पर बताई गई है कि ये जो पूरा भवन था ये 228 फीट लंबा, 101 फीट चौड़ा और 65 फीट ऊंचा था। अब बात करते हैं एरेक्थियम की। ये भी एक मंदिर था जिसे आयोनिक शैली में बनाया गया था। इसमें भी काफ़ी भव्य मूर्तियों का निर्माण किया गया था। अब शास्त्रीय कला के उत्कर्ष वाले काल की मूर्तिकला के बारे में बात करते हैं। देखिए, इस काल में कलाकार स्थिर मानवाकृतियों को बनाने लग गए थे, यानी कि जो खड़ी मानवाकृतियाँ थी, यानी कि जो स्थिर होती थी स्टिल लाइफ में, उन मानवाकृतियों को ये यहाँ पर बनाने लग चुके थे वहाँ के मूर्तिकार। इस समय जो मूर्तियाँ बनी उसमें मूर्ति का संपूर्ण भार एक पैर पर केंद्रित किया गया। अब आप यहाँ पर जो चित्र देख रहे होंगे इसमें इस पूरी मूर्ति का जो है भार है वो एक पैर पर केंद्रित किया गया। आप देख रहे होंगे कि उसका जो दूसरा पैर है वो घुटने से मुड़ा हुआ है और एक पैर बिल्कुल सीधा है। तो इस प्रकार से वहाँ पर काफ़ी मूर्तियाँ बनाई गई जिसमें पूरी मूर्ति का जो भार है वो एक पैर पर दिखाया गया है। मूर्तियों के सिर को एक दिशा में मोड़कर बनाया जाने लगा था शास्त्रीय कला के उत्कर्ष वाले कालखंड में। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे और इस तरीके के कई सारे नमूने आपको, जब आप ग्रीक स्कल्पचर को देखते हैं तो आपको इस तरीके के कई सारे नमूने आपको दिखाई देंगे। यूनान में ओलंपिक खेलों के आरंभ होने के कारण मांसल शरीर को ज़्यादा बनाया जाता था और इस समय फिदियास प्रसिद्ध मूर्तिकार था। तो आप यहाँ पर देखिए कि आपने जितनी भी यूनानी मूर्तियाँ देखी होंगी वो काफ़ी जो है मसल फुल रहती हैं, उनमें मांसपेशियों को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ बनी उनका कारण ये था कि यहाँ पर ओलंपिक खेलों का आरंभ हो चुका था और उसमें यहाँ पर जितने भी मूर्तियाँ बनी उनमें खिलाड़ियों को, यानी कि जो एथलीट होते थे, स्पोर्ट्स पर्सन होते थे, उनको ही यहाँ पर बनाया जाता था। तो आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर एक डिस्कस थ्रो की जो मूर्ति है इसको दिखाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मानव के अंदर जितनी भी मांसल ता होती है उस सब चीज़ों को यहाँ पर डिटेल से यहाँ दर्शाया। तो आप देखिए उस समय के जो मूर्तिकार थे वे पत्थर पर भी कितना डिटेल वर्क कर सकते थे और फिदियोस इस समय का प्रसिद्ध मूर्तिकार था। अगर हम शास्त्रीय कला के उत्कर्ष में चित्रकला की बात करें तो यूनान में चित्रकला के आरंभ को 420 ईसा पूर्व से माना जाता है। ऐसा जो है इतिहासकारों का मानना है कि यूनान में 420 ईसा पूर्व से ही जो है चित्रकला का विकास हो चुका था। इस समय अपोलोडोरस नामक चित्रकार ने छाया प्रकाश का उपयोग चित्रों में आरंभ कर दिया था। अब आप देखिए कि 420 ईसा पूर्व में जो यूनान में बनने वाले चित्र थे उनमें छाया प्रकाश का उपयोग होने लगा था। इस समय के प्रसिद्ध चित्रकारों में मिकोन, मिदियोस, निकियास प्रमुख नाम है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इनको भी आप जरूर नोट कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं हेलेनिस्टिक कला का युग। और हेलेनिस्टिक जो कला है इस वाले पोर्शन से काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं क्योंकि इस समय की जितने भी चित्र हैं या मूर्ति हैं वो काफ़ी अच्छे रूप में वहाँ पर प्राप्त भी हुई हैं। और हेलेनिस्टिक जो कला युग है वो 323 ईसा पूर्व से 31 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। सिकंदर के बाद उसके अंतिम उत्तराधिकारियों ने शासन को रोम के हस्तगत कर दिया, यानी कि जब सिकंदर का शासन रहता है यूनान में, लेकिन उसके बाद जो सिकंदर के अंतिम उत्तराधिकारी होते हैं वो जो अपने पूरे शासन को रोम के हवाले कर देते हैं, रोम के जो शासक थे उनके हस्तगत कर दिया जाता है। इस बीच के जो समस्त युग को हेलेनिस्टिक युग कहा जाता है। तो कई बार पूछा भी जा सकता है कि हेलेनिस्टिक युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हेलेनिस्टिक वंश था उनका यहाँ पर राज था और ये रोम के रहने वाले थे। हेलेनिस्टिक युग का प्रभाव यूनान के बाहरी क्षेत्रों में भी फैला और इसका प्रभाव भारत में भी आया। तो आपने देखा भी होगा कि जब जो हमारे यहाँ गांधार कला है, ठीक है, उसमें भी हेलेनिस्टिक युग का प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो देखिए हेलेनिस्टिक युग में समूहात्मक प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पहचान है हेलेनिस्टिक मूर्तिकलाओं की कि यहाँ पर जो है मूर्ति में
जो है अधिक मानव आकृतियों का इस्तेमाल किया गया है एक साथ, क्योंकि इससे पहले जो आरंभिक युग में मूर्तियां बन रही थी वो उसमें मानव को एक ही आकृति उसमें बनाई जाती थी, जबकि इसमें एक से अधिक मानव आकृतियों का प्रयोग किया जाता था। तो ये समूहात्मक प्रतिमाएं हेलेनिस्टिक युग से शुरू हो जाती हैं। समूहात्मक प्रतिमाओं के निर्माण में लाकुन सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्तिकार था। तो ये जो लाकुन है मूर्तिकार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हेलेनिस्टिक कला में। हेलेनिस्टिक युग में यथार्थ रूप में मूर्तियों का निर्माण किया गया। अब देखिए यहाँ पर जो हेलेनिस्टिक काल की जो मूर्तियां हैं उनको यथार्थ रूप में, यानी कि जो व्यक्ति जैसा दिखता है, यानी कि जो भी उनका मॉडल रहा होगा जिसकी मूर्तियां बनाते थे, उसमें उन्होंने कुछ भी जो है चेंजेस नहीं किए। वो मॉडल जिस प्रकार से उनको दिखाई दिया, उन्होंने उसी को यथार्थ रूप में बनाया। तो यथार्थ रूप से जो मूर्तियां बनी हैं वे हेलेनिस्टिक युग से बननी शुरू हो चुकी थी। हेलेनिस्टिक युग में जो शिशुओं, किशोरों व नवयुवकों व वृद्धों को यथार्थ रूप में बनाया गया है। हेलेनिस्टिक युग की जो शिशुओं, किशोरों व नवयुवक व वृद्धों की जो मूर्तियां हैं उनको यथार्थ रूप में बनाया गया है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक तो समूहात्मक मूर्तिकला के रूप में यहाँ पर हेलेनिस्टिक युग में मूर्तियों को बनाया गया, साथ ही उनको यथार्थ रूप में भी दिखाया गया, यानी कि जो युवक हैं उसको युवक के रूप में दिखाया है, जो वृद्ध हैं उसको वृद्ध के रूप में ही दर्शाया गया है। तो ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक यहाँ पर छोटे बालक का स्कल्पचर दिखाया गया है। तो जिस प्रकार छोटे बालक के शरीर में कोमलता होती है, उसी प्रकार मूर्ति में भी कोमलता को दर्शाया गया है। साथ ही यहाँ पर आप बगल में देख रहे होंगे कि एक यहाँ पर एथलीट है, उसके शरीर में जितनी मांसलता होती है उस मांसलता को भी डिटेल वाइज यहाँ पर दर्शाया गया है। ये हेलेनिस्टिक युग के कुछ जो चित्र हैं जो काफ़ी रियर चित्र हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छाया प्रकाश का इस्तेमाल किया गया है। यथार्थ में जो मानव के अनुपात हैं उनको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इतने तरीके से वहाँ पर उस समय हेलेनिस्टिक युग में मूर्तिकला और चित्रकला का विकास हो चुका था। हेलेनिस्टिक युग के जो महान चित्रकारों में एपेलीज नाम प्रमुख है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हेलेनिस्टिक युग के जो महान चित्रकार हैं उनमें एपेलीज का नाम प्रमुख है। वह सिकंदर का दरबारी चित्रकार था और एपेलीज के बनाए चित्र अब तो नष्ट हो चुके हैं। हेलेनिस्टिक युग में मणिकुट्टम चित्र भी बनाए गए थे। इस समय का चित्र द अलेक्जेंडर मोज़िक काफ़ी प्रसिद्ध मणिकुट्टम है। तो यहाँ पर देखिए हेलेनिस्टिक युग में मूर्तियाँ बनाई गई, चित्र बनाए गए, साथ ही मणिकुट्टम चित्र भी काफ़ी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो इस फैक्ट को भी आप जरूर अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इट्रस्कन कला की, यानी कि 8वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा पूर्व तक का जो कालखंड रहा वो इट्रस्कन कला का कालखंड माना जाता है। इट्रस्कन लोग यूनान से बहुतायत में कलाकृतियाँ आयातित करते थे और कुछ इतिहासकार इट्रस्कन जो लोग थे उनको इटली का भी मानते हैं। इट्रस्कन संस्कृति का विकास इटली में 8वीं सदी का माना जाता है और 7वीं शताब्दी में इट्रस्कन शासकों की कलात्मक समाधियों का निर्माण आरंभ हो चुका था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इट्रस्कन कला में पुरुषों को भूरे बादामी रंग व स्त्रियों को पीले रंग के साथ में चित्रित किया जाता था। तो यहाँ पर भी देखिए पुरुष और महिलाओं को अलग अलग रंगों से चित्रण किया जाता था। पुरुषों को भूरे बादामी रंग व स्त्रियों को पीले रंग के साथ में चित्रित किया जाता था। इट्रस्कन कला में पेड़ पौधों को अलंकारिक उद्देश्य से चित्रित किया गया है। शासकों की कलात्मक समाधियों में भित्ति चित्रों को फ्रेस्को विधि से बनाया गया और जो ये फ्रेस्को विधियाँ हैं ये भी मिस्र से ही यहाँ पर आई थी। और आज के अंक का हमारा प्रश्न है द टोटम तैलचित्र किस कलाकार का है, और आपको विकल्प दिए गए हैं विकास भट्टाचार्य, रामकिंकर बैज, राम कुमार और तैयब मेहता। तो आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट में देना होगा। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था आर्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो विकल्प दिए गए थे संस्कृत, लैटिन, रोमन और फारसी। तो आर्ट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है लैटिन भाषा से। तो विकल्प बी सही हो जाता है। और इस प्रश्न का सबसे सही जवाब दिया है विदुषी सैनी, हिमांशु गुप्ता, धर्मेंद्र कुमार, गौरव नौटियाल, प्रियंका चौहान, प्रेमा मेहता, रवि डोभाल, ब्लू गेमिंग, स्वाति चौहान, कमला नेगी, पूनम द्विवेदी, हेमा धवले,
फुरकान अहमद और नीतू सैनी जी ने। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, जिसमें हमने यूनान की कला के बारे में देखा और समझा कि किस प्रकार यूनान की कला में अलग अलग कालखंड में अलग अलग वहाँ पर कला और मूर्ति कला में किस तरीके से विकास हुआ। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी अगर आपका सजेशन है, सुझाव है, तो उसको कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।